डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज ग्रेविटेशन। अच्छा स्टूडेंट, ये 1965 में न्यूटन जो कि एक बाग में बैठा हुआ था। 1965 में न्यूटन एक बाग में बैठा हुआ था। वो इस बारे में सोच रहा था कि जो प्लैनेट्स हैं ये सूरज के गिर्द किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब उसने इस दौरान ये सोचने के दौरान उसने देखा कि बाग में एक सेब का दरख्त लगा हुआ है। सेब उधर से एक सेब उतरता है और आके जमीन पे गिरता है। तो उसने सोचा कि ये जो सा सेब है ये ऊपर भी जा सकता था, दाएं भी जा सकता था और बाएं भी जा सकता था, ये नीचे क्यों आया है। ठीक है, तो काफी रिसर्च करने के बाद उसने ये देखा कि ये कोई ना कोई फोर्स है जो क्या कर रही है, इसको जमीन की तरफ लेकर आ रही है। ठीक है, तो उसने उस फोर्स को बोला कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी जो जमीन पे कोई भी चीज गिरती है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के जरिए क्या होती है, वो गिरती है। यानी जमीन उस ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई फोर्स लगाती है, जिस फोर्स की वजह से वो कोई भी ऑब्जेक्ट वो जमीन पे आके गिरता है। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरे न्यूटन ने एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ दिया था फोर्स के मुताबिक। वो क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसकी स्टेटमेंट क्या है, इन द यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी अदर बॉडी। यानी इस जो सी कायनात है, कायनात में हर बॉडी दूसरी बॉडी को ट्रैक करती है विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी हमारे इस यूनिवर्स में, इस कायनात में हर ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक फोर्स के साथ वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इसको हम स्टेटमेंट को देखते हैं क्या है, इन द यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स other body with the force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, that is directly proportional to the product of their masses। ठीक है, F is directly proportional to m1 m2। F is directly proportional to m1 and m2। ये दो हमारे पास मैसेज है m1 और m2। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फोर्स के, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। ठीक है, इसी तरीके से जो फोर्स होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये स्टूडेंट m है, ये मैसेज को जाहिर कर रहा है, और r है, ये डिस्टेंस को जाहिर कर रहा है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर का मतलब है पावर 2। ठीक है, यानी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं ये क्या चीज, इसका क्या मतलब है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, यानी जितना प्रोडक्ट ऑफ मैसेज ज्यादा होगा इतनी फोर्स ज्यादा होगी, जितना प्रोडक्ट ऑफ मैसेज ज्यादा होगा इतनी फोर्स ज्यादा होगी। ठीक है, हम देखते हैं इसको ये क्या चीज है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो मैसेज हैं m1 और m2। टू मैसेज हैं m1 और m2। ये m1 है और ये फोर्स क्या है, m2। ठीक है, अब स्टूडेंट इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है r है। ठीक है, यानी इन दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है। ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r से। ठीक है, m1 m2। अब ये स्टूडेंट्स जितना इन दोनों का मैस ज्यादा होगा, जितना इन दोनों का, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, हम कहते हैं ये इसका 5 kg मैस है और इसका भी कितने है, 5 kg मैस है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, विद द फोर्स। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या काम करते हैं, एक और दो मैसेज हैं m1, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितने हैं, r। ठीक है, और ये क्या है, m2। यानी हमारे पास m1 मैसेज है और m2, इन दोनों का हम क्या लेते हैं कि मैस कितने 10 kg है, कितने 10 kg। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, फोर्स ऑफ
इन दोनों के दरमियान फोर्स इन दोनों के दरमियान ज्यादा होगी या इन दोनों के दरमियान ज्यादा होगी? ठीक है, यकीनन आपका जवाब होगा कि ये जो सा M1 है जो 10 kg का है, इन दोनों के दरमियान फोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आपको मैंने एक लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ती है तो हम क्या कहते हैं कि उनके दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, हम बोलेंगे कि इन दोनों के दरमियान एक इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से दो स्टूडेंट ये देखें, इन दोनों जो प्रोडक्ट ऑफ मैसेज हैं ये दोनों बढ़ गए हैं। ठीक है, इसका भी पहले 5 kg था, अब 10 kg है। इन दोनों का जो मैस है, अब इन दोनों का जो मैस है वो बढ़ गया है, तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के दरमियान क्या हो गया, फोर्स भी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये प्रूव हुआ कि जितनी उन दोनों के दरमियान मैसेज के दरमियान फोर्स होगी, जितनी दोनों मैसेज के दरमियान फोर्स होगी, ठीक है, सॉरी इनका प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी उनके दरमियान फोर्स ज्यादा होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर इन दोनों के दरमियान आर जितना ज्यादा होता है फोर्स इतनी कम होती है। जाहिर है कि अगर हम क्या काम करें कि अगर हमारे पास ये एक मैस है और ये एक मैस है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितने हैं, आर। ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगर हम जमीन की बात करें या किसी और ऑब्जेक्ट की बात करें, अब इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या काम करें, इससे इधर लेकर जाएं, फोर्स और इसके दरमियान भी होगी, फोर्स कुछ ना कुछ इसके दरमियान भी होगी, लेकिन इसके दरमियान जो फोर्स होगी वो क्या होगी, कम होगी। इसके दरमियान जो फोर्स होगी वो क्या होगी, लेस होगी एज निस्बत इसके, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं M1 और M2, ये दोनों हैं करीब हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स करीब है और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, दूर हैं। ये M1 M2 ये ऑब्जेक्ट्स ये एक दूसरे से दूर है और ये एक दूसरे के करीब है, तो हम क्या बोलेंगे कि इनके दरमियान डिस्टेंस कम है और इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है। अब स्टूडेंट, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स उतनी कम होगी, फोर्स उतनी लेस होगी, और जितनी जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी हम बोलेंगे कि उसमें फोर्स ज्यादा है। ठीक है, फोर्स अगर जितना डिस्टेंस कम होगा उधर फोर्स ज्यादा होगी, और जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, उधर हम क्या बोलेंगे, जो सा फोर्स वो लेस होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से ये चीज इधर हम देख रहे हैं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम होती है या एक चीज से कम होने से दूसरी चीज बढ़ती है। ठीक है, यानी ये देखें कि जितना डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो फोर्स उतनी कम हो रही है। ठीक है, यानी फोर्स के यानी डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स कम हो रही है, तो इसी तरीके से हम बोलेंगे कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने ये दो चीजें देखी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, यानी जितनी फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होगी हम बोलेंगे कि जितना प्रोडक्ट ज्यादा होगा, ठीक है, जितना उनके दरमियान मैस ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे उतनी फोर्स ज्यादा है, और जितना उनके दरमियान डिस्टेंस होगा हम बोलेंगे फोर्स उतनी कम है। ठीक है, तो इसी को हम क्या काम करेंगे, मॉडिफाइड फॉर्म में लिखते हैं। ये हमने दो चीजें देखी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, M1 एंड M2, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर R का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, ये हमने दो चीजें देख ली है कि ये किस तरीके से ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये किस तरीके से एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को यानी इक्वेशन 1 को और 2 को इकट्ठा करें तो किस तरह होगा, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, ठीक है, इसको खत्म करने के बाद जब हम इसको खत्म करते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, इसके बाद कोई ना कोई कांस्टेंट होता है। ठीक है, जब इसको खत्म करेंगे तो इसकी जगह क्या आएगा, F इज इक्वल टू G M1 M2
डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। यदि इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हमने खत्म किया है तो हमारे पास क्या आया, ठीक है, जी हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है वो हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ठीक है, 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। याद रखिएगा स्टूडेंट, F = G m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर हमने देखा था, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स है तो G हमारे पास क्या है, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, ठीक है। और हमारे पास m1 और m2 मैसेज हैं, ठीक है, जो हमने देखे थे कि मैसेज किस चीज के हैं, ठीक है, और r स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अब देख रहे हैं आप कि जितना हम क्या कम कर रहे हैं, जितनी डिस्टेंस किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, उतनी ज्यादा जितना डिस्टेंस कम होगा फोर्स उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स उतनी कम होगी। तो हम स्टूडेंट देखेंगे इसका क्या मतलब है, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स उतनी कम होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट, जितना हम क्या कम करेंगे, सरफेस ऑफ अर्थ से दूर जाते जाएंगे, हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, जो इसी का एक सब टॉपिक है, ठीक है। तो उसको देखते हैं कि वो क्या है। और डियर स्टूडेंट, देखते हैं हम कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज है, ठीक है। इससे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड हम पढ़े तो हम सबसे पहले फील्ड की डेफिनेशन, फील्ड क्या चीज होती है, ठीक है। Field is a region or space where it feel the effect of where one object feel the effect of an other object, ठीक है। फील्ड एक स्पेस होती है, ठीक है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, दूसरे का असर महसूस करता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ये क्या चीज है, ठीक है। ज्यादा क्या फील्ड में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का क्या करता है, असर महसूस करता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड से भी मुराद यही चीज होगी कि हमारी जो कोई भी चीज है जो नीचे वो एप्पल की एग्जांपल है न्यूटन के, कि वो नीचे आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या कर रहा है, एक फोर्स लग रही है, ठीक है। तो जमीन हमारी क्या कर रही है, हर चीज पे एक फोर्स लगा रही है, फोर्स लगा रही है, ठीक है। और जिस फील्ड में रह के वो फोर्स किसी भी चीज पे लगा रही है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है जी। यानी एक फील्ड से रह के एक फील्ड से बाहर अगर हम चले जाएंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। एक जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इससे अगर हम बाहर चले जाएंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं लगेगी, ठीक है। अगर हम उसके अंदर रहेंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी, ठीक है, अदरवाइज वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं लगेगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा था F = G m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम क्या काम करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इधर ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो मैस है हम अर्थ कर लेते हैं, ठीक है, मैस क्या करते हैं, मैस ऑफ अर्थ, और ये हमारे पास कोई छोटा दूसरा मैस है, ठीक है, डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट याद रखिएगा, जो अर्थ का मैस होता है उसको हमेशा बी जो कैपिटल R है उससे सेट करते हैं, और जो कहीं दूसरा होता है मैस ऑफ अर्थ उसको हम क्या काम करते हैं, कैपिटल M से शो करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। यानी स्टूडेंट हम क्या काम करेंगे, जितना दूर जाते जाएंगे सरफेस ऑफ अर्थ से उतनी हमारे पास क्या होती जाएगी, फोर्स कम होती जाएगी, ठीक है। और जितना हम क्या काम करेंगे उसके पास रहेंगे उतनी फोर्स ज्यादा होगी। तो ये था हमारा आर्टिकल आज का न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे कि आगे क्या पढ़ते हैं।